दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है जो कि पिछले 3 सालों से विधवा थी, लेकिन दिन रात किसी से फोन पर बात किया करती थी। एक दिन रात को उसके फोन की बेल बजती है और वो फोन पर उस शख्स से बात करने लगती है। वो शख्स कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी, कैसी हो। औरत उससे कहती है कि कम से कम तुम तो मुझे विधवा मत कहा करो, सारी सच्चाई तुम्हें पता है। दोस्तों, वो औरत उससे बात करते हुए वीडियो कॉल पर बात हो रही थी और उससे बात करते हुए ही वो अपने कपड़े बदलने लगती है। सफ़ेद साड़ी उतार कर लाल साड़ी पहनती है, माथे पर सिंदूर लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है और एक सुहागन की तरह सजती संवरती है और वीडियो कॉल पर ही शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये दोनों बातें करते हुए इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा भी इनकी करतूतों को देख रहा है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा के बिसिया चैन गाँव की, जो कि अयोध्या से बिल्कुल ही सटा हुआ है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कि जब गुड़िया की शादी होती है बिसिया चैन गांव के रामकरण नाम के आदमी से। शादी के कुछ दिनों तक ये दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही मौज मस्ती के साथ गुजारते हैं। रामकरण का जो परिवार था उसके परिवार एक भरा पूरा परिवार था। उसके परिवार में उसके 3 भाई, उनकी पत्नियां, रामकरण के पिता, यानी कि एक भरा पूरा परिवार था। तो शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है और कुछ दिनों के बाद इनके परिवार में कलह होना शुरू हो जाती है। एक दिन गुड़िया रोते बिलखते हुए थाने पहुंच जाती है और चिल्लाने लगती है और जाकर कहती है कि थानेदार साहब, मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है, और जोर जोर से चीखें मारने लगती है। थानेदार साहब उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि जो कुछ हुआ है शांतिपूर्वक बताओ। वो कहती है कि साहब, मेरे परिवार में जो मेरे 3 देवर हैं, श्याम, अर्जुन और आज्ञाराम, और उसके अलावा जो मेरे ससुर हैं, उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है और वो सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहते हैं। और जब मेरे पति ने उनसे सवाल जवाब किए तो उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया और उनकी लाश को कहीं छुपा दिया है और मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए आपके पास आई हूँ। और ये कह कर वो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है। थानेदार साहब उसे चुप कराते हैं और उसी समय अपना लाव लश्कर लेकर निकल पड़ते हैं और जाकर बिसिया चैन गांव को घेर लेते हैं। गांव पहुंचकर वो उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने रामकरण की लाश को कहाँ छुपाया है। इस पर वो लोग कहते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और हमने तो कुछ भी नहीं किया है, और जो इसकी पत्नी है गुड़िया देवी, इसी से आप पूछिए, यही आपको सच सच बताएगी। थानेदार साहब जब गुड़िया की तरफ देखते हैं तो उसका भोला भाला और मासूमियत भरा चेहरा देखकर उन्हें यकीन नहीं होता कि ये औरत कुछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस शुरू से ही मानते हुए चल रही थी कि जो मर्डर हुआ है वो इन चारों लोगों ने ही किया है। तो पुलिस इन चारों को लेकर थाने चली जाती है और वहां जाकर इनके ऊपर मर्डर का आरोप लगता है और एफआईआर दर्ज की जाती है। अगले दिन कोर्ट में इन चारों को पेश किया जाता है और वहां से इन्हें जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन तक पुलिस लाश को ढूंढती है लेकिन पुलिस को लाश नहीं मिलती। गुड़िया देवी विधवा हो चुकी थी, परिवार के एक व्यक्ति का मर्डर हो चुका था, परिवार के 4 लोग जेल में थे, पूरा परिवार सदमे में था और बिगड़ चुका था, और परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी सदमे में थे और जो रिश्तेदार थे वो भी सदमे में थे। दोस्तों, जब इन लोगों के परिवार की महिलाएं इनसे मिलने जेल जाती थी तो ये चारों लोग उनसे यही पूछते थे कि पुलिस को लाश मिली कि नहीं मिली। इस पर ये औरतें कहती थी कि तुमने उसे मारा है और उसकी मारकर लाश को तुमने कहाँ छुपा दिया है, जो लाश कहीं नहीं मिल रही है। तो इस पर ये लोग कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, अगर हमने उसे मारा होता तो कम से कम तुम्हें तो हम बता ही देते, तुमसे तो हम नहीं छुपाते, और अगर पुलिस को लाश मिल जाती तो कम से कम पुलिस को सच्चाई पता चल जाती और हमें भी राहत मिल जाती।
इधर गुड़िया दिनों रात किसी से फोन पर बात कर रही थी और देर रात तक फोन पर बातें किया करती थी। दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर बातें वो आधी रात के बाद ही करती थी और इन लोगों के घर आपस में जो थे वो बिल्कुल सटे हुए थे, तो जब वो बात करती थी आधी रात के समय तो बात करने की आवाज इन लोगों के घरों में भी जाती थी। एक दिन जब ये महिलाएं जाती हैं अपने पतियों से मिलने, तो ये लोग पूछते हैं कि गुड़िया जो है बहू, उसका क्या हाल है, कैसी है वो। तो ये औरतें कहती कि तुम उससे बहू कह रहे हो और वो इतनी निर्लज औरत है, इतनी बेशर्म है कि जब से रामकरण मरा है तब से ही वो लगातार किसी से फोन पर बात करती है। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर वो किससे फोन पर बात करती है और तुम औरतें हो, तुम्हें इस बात का पता लगाना चाहिए, थोड़ी ताका झाकी करना चाहिए कि आखिर वो बात किससे करती है। वहां से आकर ये औरतें गुड़िया की पूरी तरीके से जासूसी शुरू कर देती हैं और ताका झाकी करती रहती हैं कि वो किससे बात कर रही है और क्या कर रही है। एक दिन आधी रात के समय गुड़िया के मोबाइल पर फोन आता है और गुड़िया जब फोन उठाती है और वीडियो कॉल पर बात करती है तो बात करते करते वो अपने कपड़े उतारने लगती है और लाल साड़ी पहनती है, चूड़ियां पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है और एक सुहागन की तरह सजती है और पूरी रात वो फोन पर बात करती रहती है, यहाँ तक कि बात करते करते सुबह हो जाती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है और जो उसे देख रहा था वो भी ये देख पा रहा था कि किसी से बात तो कर रही है फोन पर और जो जो हरकतें कर रही है वो देख रहा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आखिर ये बात कर किससे रही है। तो उन लोगों ने जासूसी जो थी वो जारी रखी और कुछ दिन तक गुड़िया की देखते रहे कि किससे बात करती है। जब यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन वो औरतें इकट्ठी होकर थाने चली आती हैं और थानेदार साहब के पास जाकर रोती हैं कि साहब, जिस औरत का पति मरा है उस पर तो कोई ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा है और वो तो ये कहती है कि मेरे रास्ते का जो रोड़ा है वो साफ हो चुका है और वो दिनों रात किसी से फ़ोन पर बातें करती है और वो तो बहुत खुश है। और आप ज़रा जांच करिए, पता लगाइए कि वो आखिर किससे बात करती है और हमारे पतियों ने कोई हत्या नहीं की है। थानेदार साहब गुड़िया को थाने बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम रात रात भर किससे फ़ोन पर बात करती हो। गुड़िया कहती है कि साहब, आप एक भारतीय नारी का अपमान कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ मैं एक विधवा भी हूँ और आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा पाप है। थानेदार साहब उसका ये जवाब सुनकर सख्ते में आ जाते हैं और चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इसकी इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद थानेदार गोंडा के एसपी विनीत जायसवाल से बात करते हैं और सारा माजरा उन्हें बताते हैं कि साहब, एक हत्या हुई है और जो हत्या हुई है उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है और उसी के परिवार के 4 लोग जो हैं वो जेल में बंद हैं और उसकी पत्नी जो है वो रात रात भर फोन पर किसी से बात करती है। एसपी तुरंत कहते हैं कि उसका जो फोन है वो सर्विलांस पर लगाओ और सर्विलांस पर लगाकर देखो कि वो आखिर बात किससे करती है। अब तक दोस्तों इस बात को 3 साल का समय हो चुका था, यानी कि बात जो थी वो पुरानी हो चुकी थी। तो गुड़िया भी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी कि उसे यकीन नहीं था कि कोई बात उसकी खुल भी सकती है। जब पुलिस सर्विलांस पर लगाती है फ़ोन तो पुलिस को पता चलता है कि गुड़िया जिससे बात करती है वो कोई गुजराती शख्स है। पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और उस टीम को गुजरात रवाना कर दिया जाता है। जब पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है और जाकर देखती है उस नंबर पर कि वो कौन आदमी है जो गुड़िया से बात करता है, तो जब पुलिस उस जगह पहुंचती है तो वो शख्स काम कर रहा था वहाँ पर और उसको देखकर पुलिस हैरान रह जाती है क्योंकि जिस आदमी के इल्ज़ाम में उसके परिवार के 4 लोग 3 सालों से जेल में बंद थे, दोस्तों ये वही रामकरण था, वही गुड़िया का पति था। पुलिस वहाँ से उसे गिरफ्तार करती है और सीधे गोंडा ले आते हैं। गोंडा से उसे उसके बिसिया चैन गांव में लाया जाता है और गांव में लाने के बाद जब गांव के लोग देखते हैं कि ये तो करण है और ये जिंदा है, मरा नहीं है,
और इसके परिवार के लोग, इसके बाप, इसके सगे 3 भाई 3 साल से जेल काट रहे हैं इसके ही हत्या के इल्ज़ाम में। और इतना ही नहीं बल्कि इसने तो अपनी पत्नी को भी धोखा दिया है, वो भी बेचारी विधवा के रूप में रह रही है। क्योंकि दोस्तों अभी तक गांव के लोगों को या किसी को भी पूरी हकीकत पता नहीं थी कि आखिर जो माजरा है वो क्या है। पुलिस रामकरण को और गुड़िया को थाने ले आती है और वहां उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तब ये दोनों खुलते हैं कि इन्होंने अपने परिवार को, अपने भाइयों को और पिता को फंसाने के लिए और उनकी जायदाद हासिल करने के लिए ये पूरा खेल रचा था। लेकिन दोस्तों ये प्लान बनाते हुए पति पत्नी ये भूल गए कि झूठ कभी ना कभी खुल ही जाता है और सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। क्योंकि दोस्तों गुड़िया देवी को भी इस बात का शक था कि उसका पति कहीं गुजरात जाकर दूसरी शादी ना कर ले, इसीलिए अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए वो रोज उससे फोन पर बात करती थी, साड़ी बदलती थी, मेकअप करती थी, सिंदूर लगाती थी और उससे रात रात भर फोन पर बात किया करती थी। दोस्तों न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में इन दोनों पति पत्नी को जेल भेज दिया गया है और जो चारों लोग जेल में बंद थे बेकसूर, उनको रिहा कर दिया गया है और वो लोग अपने घर वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हम आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।